तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है पहला ये वाला। एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days was recorded to be 0.4 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio 4:3. The average of 6 days was 0.5 inch. What was the rainfall on the 5th day? Okay. तो पहले हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज होती है सम ऑफ द डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, या फिर ऑब्जर्वेशन लिख लो यहाँ पे। मतलब जो भी चीज़ गिवन है उनका सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ, कितने डाटा कितने नंबर है। ठीक है जी। अब जैसे देखो इसी में देखो यहाँ पे डाटा कितने दिन का है 4 days का, नंबर ऑफ डाटा 4 हो गया और एवरेज कितनी 0.4। तो 0.4 इक्वल टू में सम ऑफ रेनफॉल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। तो रेनफॉल 4 days की, रेनफॉल ऑफ 4 days ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.4 इक्वल टू 1.6 इंचज़। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखो जो लास्ट 2 days की रेनफॉल है वो है रेशियो में दिस में। तो 5th डे डिवाइड बाय 6th डे ये है 4:3 में। ठीक है जी। तो मैं क्या मान लूँ 5th डे है जो उस पे हो रही है 4x इंच रेनफॉल और 6th डे पे हो रही है 3x इंच रेनफॉल। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं एवरेज ऑफ 6 days वाज 0.5। तो एवरेज 0.5, नंबर ऑफ डेज 6, सम ऑफ डाटा सम ऑफ रेनफॉल ऑफ 6 days डिवाइड बाय 6। तो रेनफॉल ऑफ 6 days कितनी आ गई 0.5 इंटू 6 कितना हो गया ये, इससे ये आ गया आपका 3। अब देखो 6 days की रेनफॉल है 3 इंचज़, 4 days की है 1.6 इंचज़ और 5th डे 4x है 6th डे ये है। तो मैं 4 days की रेनफॉल प्लस में 5th डे प्लस 6th डे इक्वल टू टोटल 6 days की, यही तो करूँगा मैं। तो ये कितनी हो जाएगी 7x इक्वल टू 3 माइनस 1.6 इक्वल टू 1.4। तो 7x इक्वल टू 1.4, x इक्वल टू 1.4 बाय 7 इक्वल टू 0.2। हमें क्या पूछिए 5th डे की रेनफॉल। और 5th डे की रेनफॉल क्या है 5th डे की हमने देखा था क्या है 5th डे की मेरी 4x, x की वैल्यू 0.2। तो 5th डे की कितनी होगी 4 इंटू में 0.2 0.8 इंचज़। आंसर कौन सा हो गया 28 का सी। ठीक है जी। ये हो गया यहाँ तक। अब आते हैं ये होते हैं डायरेक्शन, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जैसे 3 क्वेश्चन के लिए अकेला यही पैसे ये है, ये 3 क्वेश्चन कराएगा। अब ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार हो गया ना पूरा तो डायरेक्ट 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इसमें बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे इसको। देखो ये दिख रहा है वो सारा, चलो ठीक है। देखो इसमें लिखते हैं हम ABCDEF and G are lecturers from different cities, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर। अच्छा जी। हु पार्टिसिपेटेड इन अ कॉन्फ्रेंस। अच्छा। ईच वन ऑफ देम इज स्पेशलाइज्ड इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ठीक है जी। तो मैंने पहले तो नाम लिख लिया, कितने मेरे पास ABCDEF और जी, ये तो होगी मेरे पास लेक्चरार्स हैं। जो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिटी कौन कौन सी है, यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट्स इनके कौन कौन से हैं ये लिखूँगा मैं। लेकिन अभी ये पता चलेगा मुझे कंडीशंस के हिसाब से कि किसकी कौन सी कंडीशन है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे देखेंगे हम कंडीशंस। ये देखो पहली कंडीशन मेरे पास लेक्चरर फ्रॉम कानपुर एसोसिएटेड इन ज्योग्राफी।
तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख लूँगा कि कानपुर वाला जो है, यहाँ से लिखो, कानपुर वाला जो है, कानपुर वो है जियोग्राफी का। ठीक है जी। अच्छा जी। एक मिनट, कैसे यहाँ पे रख लो, ये ऐसे फोल्ड कर लो ये। ठीक है। अब कह रहे हैं जो लेक्चरर डी है वो है शिलोंग से। डी की सिटी क्या होगी? शिलोंग। इसको लिख लो शिलोंग। ठीक है जी। सॉरी। हाँ, अब कह रहे हैं लेक्चरर सी है जो दिल्ली से स्पेशलाइज्ड है सोशियोलॉजी में। सी वाला हो गया दिल्ली से स्पेशलाइज्ड है सोशियोलॉजी में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जो लेक्चरर है बी वो स्पेशलाइज्ड ना तो हिस्ट्री में ना ही मैथमेटिक्स में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद की कंडीशन ये है कि जो आपका लेक्चरर ए है वो स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक्स में, डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। ए जो है वो है इकोनॉमिक्स का, लेकिन ना तो ये हैदराबाद से है। ये ए जो है वो हैदराबाद से नहीं है। और आपका बी जो है वो ना तो हिस्ट्री का है और ना मैथ्स का है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो कंडीशन क्या है। एफ जो है वो कॉमर्स में और बिलोंग करता है श्रीनगर से। एफ वाला श्रीनगर से बिलोंग करेगा और कहाँ से? स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स। ठीक है जी। अच्छा जी। जी है जो वो स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिक्स में और चेन्नई से है। ये है चेन्नई से स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखो बी, हाँ अब देखो मुझे पता है बी ना तो हिस्ट्री का है ना मैथ्स का है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे मेरे पास? सब्जेक्ट देखो मेरे पास बचा कौन कौन सा है? हिस्ट्री बचा हुआ है, मैथ्स बचा हुआ है, और आपका हिस्ट्री, मैथ्स और जियोग्राफी। अच्छा जी। अब मुझे इतना पता था पहली कंडीशन से कि जो ज्योग्राफी वाला वो कानपुर से है। ऐसे कौन सा कॉलम खाली है जहाँ पे सिटी भी खाली हो और सब्जेक्ट भी? या तो बी है या फिर ई है। अब बी ना तो हिस्ट्री का है ना मैथ्स का है, तो बचता क्या है? ज्योग्राफी। तो बी के लिए तो ज्योग्राफी हो गया, बी ज्योग्राफी का है। और सब्जेक्ट कौन सा होगा फिर इसका? जब ज्योग्राफी वाला कहाँ से था? ज्योग्राफी वाला है कानपुर से, तो ये हो गया इसका कानपुर। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, अब ए कहाँ से है? ए हैदराबाद से नहीं है। अब हैदराबाद के लिए या तो ए बचता है या ई बचता है। हैदराबाद के लिए कौन कौन से कॉलम खाली मेरे पास? या तो ए है या ई है। तो ए हैदराबाद से है नहीं, तो हैदराबाद से कौन है? ये है हैदराबाद से। ठीक है जी। बचा कौन सा? ए कहाँ से होगा फिर? ए के लिए बचा मेरे पास मुंबई, सिर्फ मुंबई बचता है। ठीक है जी। हाँ। अच्छा जी। अब देखो ये सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? हिस्ट्री किसका और मैथ्स किसका है? इनमें से कुछ पता चल रहा है? हिस्ट्री। अच्छा, ऑप्शन वो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हो सकता है इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज्ड आया हमारा? ये रहा ज्योग्राफी वाला, बी। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है जी, एक हो गया यहाँ पे। टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग? इकोनॉमिक्स वाला कहाँ से था? ए वाला था। ये कौन था? मुंबई से। ये रहा, ये आ गया इसका। हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हैदराबाद? हैदराबाद से कौन बिलोंग करता था मुझे? ये ई फिक्स होता हमारा, ई। ये आ गया। ठीक है जी, हो गए तीनों, इनकी ज़रूरत ही ना पड़ी, अपनी कंडीशन सारी फुलफिल हो गई। और ये तीनों क्वेश्चन एक साथ हो गए, 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो ये देखो इन अ स्कूल देर आर 5 टीचर ABCDE। ए, अच्छा मैं लिख लो इसको भी ऐसे लिख लो, ABCD और E टीचर, ठीक है जी। A एंड B टीच हिंदी एंड इंग्लिश। ए जो है वो हिंदी भी पढ़ा रहा है और इंग्लिश भी, ऐसे ही बी है जो वो भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है जी। अच्छा सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी एंड बी, तो सी इंग्लिश भी पढ़ा रहा और ज्योग्राफी भी, और बी इंग्लिश भी पढ़ा रहा और ज्योग्राफी भी। डी एंड ए जो है वो टीच मैथ एंड हिंदी। ए जो है हिंदी तो है ही और एक साथ में मैथ भी पढ़ा रहा है, और डी जो है वो मैथ और हिंदी पढ़ा रहा है। ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई एंड बी हिस्ट्री और फ्रेंच, तो ये हिस्ट्री और फ्रेंच, और यहाँ पे भी हिस्ट्री और फ्रेंच। अब क्वेश्चन क्या है, हु टीचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा टीचर कौन सब्जेक्ट किसके पास है, 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा, बी, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, इजी था। अब देखो, अब आते हैं हम इस वाले पे 33rd पे। A 2-digit number is reversed. The larger of the 2 digit is divided by the smaller one. What is the largest possible remainder? अच्छा 2 digit नंबर, तो 2 digit नंबर मेरे पास कौन सा हो सकता है, ऐसे लिखते हैं हम 2 digit को 10x + y। अच्छा और दूसरा नंबर क्या होगा, हाँ दूसरा नंबर होगा 10y + x, यही होगा। रिवर्स करेंगे जब इसका, तो 2 डिजिट नंबर को रिवर्स किया, इनमें से बड़े को जब छोटे से डिवाइड करोगे तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर बताना मुझे, इस टाइप से लेते हैं हम। अच्छा जी अब देखो, जब मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर लेना है तो मैं कोई ऐसा नंबर लूँगा, क्या, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। देखो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा कि एक तो मेरे पास इस 2 डिजिट के नंबर में 9 आए नंबर, और एक कुछ छोटा आए 5 से। रिमाइंडर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो 50 से छोटा हो एक नंबर तो, और लेकिन जब उसका रेसिप्रोकल करें तो वो 90s की लाइन में जाना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम रिमाइंडर आ पाएगा। भाई मान के चलो अगर मैं 50 से कम कुछ छोटा ले लूँ और एक नंबर 80s में ले लूँ तब रिमाइंडर 30+ आएगा कुछ, लेकिन अगर मैं इसको 90s में ले लूँगा तो 40+। रिमाइंडर क्या करना मुझे, मैक्सिमम, तो नंबर मैं किस में लूँगा, इसमें। अब मान के चलो मैं सबसे बड़ा नंबर 99 ही ले लूँ, लेकिन इसका तो रिवर्स भी 99 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 98 ले लूँ तो 89, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 97 ले लूँ तो 79, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 96 ले लूँ तो 69, रिमाइंडर अब भी नहीं है इतना बड़ा। और 95 ले लूँ तो 59, 94 ले लूँ तो 49, ठीक है। और 93 ले लूँ तो 39, लेकिन 39 × 2 378, तो रिमाइंडर अब ये छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिमाइंडर कब आएगा, जब ये दोनों नंबर रहेंगे 49 और 94। क्यों, क्योंकि अब ये इसका अगर 2 मल्टीपल लोगे तो वो 100+ हो जाएगा, जो कि जाना नहीं है। तो ये सब सारा क्या इसके से आगे सब रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना है, 44 और +1, 94 - 49, ये कितना है 45, तो रिमाइंडर कितना 45। नंबर कौन कौन सा हो गया, 94 और 49, तो रिमाइंडर 45 मैक्सिमम ये आएगा। आगे समझ क्या करते हैं ऐसे नंबर में, मतलब ऐसे क्वेश्चन उसमें करते क्या है, जब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लेने और रिमाइंडर मैक्सिमम करना है तो मुझे एक डिजिट तो 90s की लाइन में ही चलना पड़ेगा मैक्सिमम रिमाइंडर के लिए, और दूसरा नंबर कोशिश करते हैं हम 50 से छोटा हो, 50 से छोटा लेते हैं, क्योंकि अगर 50 से ज़्यादा छोटा भी नहीं जा सकते, क्योंकि वरना 2 का मल्टीपल आ जाएगा, फिर रिमाइंडर छोटा हो जाएगा, और 50 से बड़ा लेंगे तब भी रिमाइंडर इतना ज़्यादा नहीं आता, जैसे हमने यहाँ पे केसेस में देख भी लिया, ठीक है। ये होता है इसमें। अब देखते हैं हम 34th को। देखो, द मंथली इनकम ऑफ X एंड Y आर इन द रेशियो 4:3।
ठीक है। एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2, हाउएवर ईच सेव्स इतने पर मंथ। अच्छा, मैंने देख लिया मंथली इनकम जो है एक्स और वाई की, एक्स अपॉन वाई जो है वो है 4/3। तो मैंने मान लिया एक्स की इनकम जो है वो है 4x और वाई की इनकम जो है वो है 3x। अच्छा, मैंने एक्स का मल्टीपल में क्यों लिया है, एक्स के मल्टीपल में क्यों लिया मैंने, क्योंकि रेशियो जो भी होती है वो किसी कॉमन का ही मल्टीपल होगा, कोई भी कॉमन होगा इनमें। जब रेशियो ये है ना, तो इसको मैंने 4x मान लिया एक्स को, इसको 3x मान लिया। एक्स जब डिवाइड करेंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, रेशियो आ जाएगी 4:3। ठीक है जी, ये तो हो गया मेरी इनकम की बात। अब मैं लेता हूँ दोनों का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है 3:2 में, तो मैंने मान लिया एक्स का एक्सपेंडिचर जो है वो 3y है और वाई का एक्सपेंडिचर जो है वो 2y है। अच्छा, पहले मैंने एक्स लिया, इस बार वाई लिया। तुम ए भी ले सकते हो अगर एक्स वाई से कन्फ्यूजन हो रही है तो। जैसे इसको मान लो तुम, देखो 4a 3a, 4a 3a, ठीक है। और इसको मान लो तुम 3b 2b, ठीक है। ये मैंने ए लिए दोनों और ये बी लिए, क्यों, क्योंकि रेशियो अलग भी तो हो सकती है ना, मतलब इन दोनों की रेशियो सेम है लेकिन कॉमन फैक्टर तो अलग हो सकता है कुछ भाई। ऐसा भी तो हो सकता है, ये हाँ ए की जगह 3 डालो, ये 12/9 हो, रेशियो तो 4/3 आएगी। और ये 2 डालो यहाँ पे, हाँ 6/4 हो, जब भी रेशियो 3/2 आएगी। इसलिए ये कॉमन फैक्टर अलग भी हो सकता है। तो हम करते क्या है ऐसे में एक को 4a ले लिया, एक को 3a ले लिया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 3b और 2b ले लिया। अब मुझे बताओ सेविंग्स क्या होंगी एक्स की, एक्स की सेविंग क्या होंगी, जो उसकी इनकम थी उसमें से हम इसका एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4a माइनस 3b, ये कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से 6,000। अच्छा, y की सेविंग्स कितनी होंगी, वो होगी 3a माइनस 2b, ये कितनी है, ये भी 6,000। ठीक है, अब मुझे यहाँ से a और b ख़त्म करना है, अपना आंसर आ जाएगा। मंथली इनकम पूछिए, व्हाट इज़ देयर टोटल मंथली इनकम। अच्छा, तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। मैं क्या करूँ यहाँ से, अब देखो ये एक इक्वेशन ये है, ये एक इक्वेशन ये है, ठीक है जी। अब यहाँ से जाओ, देखो क्या था यहाँ पे, ये है, मुझे b से ख़त्म करना है, तो मैंने मान लिया इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरी को 2 से किया। तो ऊपर लिखता हूँ इसको, देखो यहाँ पे लिखते हैं 4a माइनस 3b इक्वल टू 6,000, 3a माइनस 2b इक्वल टू 6,000, ये फर्स्ट और ये सेकंड। 3 इंटू में सेकंड इक्वेशन, माइनस में 2 इंटू में फर्स्ट इक्वेशन, 3 इंटू में सेकंड 9a माइनस में 6b माइनस 2 इंटू में फर्स्ट इक्वेशन 8a माइनस में 6b इक्वल टू 3 इंटू में 6,000 माइनस में 2 इंटू में 6,000। ठीक है जी। तब देखो 9a माइनस 6b माइनस 8a प्लस 6b इक्वल टू 3 माइनस 2 6,000, ये 6,000 आएगा, 18,000 माइनस में 12,000 6,000, इससे ये ख़त्म। a इक्वल टू में 6,000, ए की वैल्यू आ गई 6,000। इस a को इसमें पुट कर दो, किसी में भी, मैंने मान लो इसमें पुट किया, 6 इंटू में 3 18,000 माइनस 2b इक्वल टू में 6,000, तो 12,000 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू में 6,000, b भी 6,000 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो पूछा क्या, व्हाट इज़ द टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी थी, एक की थी 3a और एक की थी 4a, तो टोटल कितनी हो जाएगी 7a और a की वैल्यू 6,000, तो 7 इंटू में 6,000 42,000। समझ आया, एक की 3a थी, ये रही हमारी 3a और एक की 4a, तो टोटल कितनी होगी 7a, a की वैल्यू में 6,000 निकाल ही चुका हूँ, तो 6 42,000। हाँ, ये रहा ऑप्शन। ठीक है जी, आ गए। अच्छा जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
टू वॉल एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम मीट राइट एंगल एट अ पॉइंट P। अच्छा जी, अ फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल एंड 8 मीटर। अच्छा देखो, ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, ऐसे 3D में जाना, 3D में कोई पॉइंट है, ये है यहाँ से, मान लो यहाँ पे ये, ठीक है। अपने रूम को देखो, ऐसे यहाँ पे समझ नहीं आएगा ये। जैसे रूम होता है ना, जैसे ये है, मान लो एक दीवार रूम की, ये एक दीवार ये है, इस रूम के यहाँ से तो है फ्लाई 1 मीटर दूर और इस वाले से है 8 मीटर दूर, ठीक है जी। तो मैं जब इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 8 है और ये 90 डिग्री पे होता है, यहाँ से पाइथागोरस लग सकती है OAB में, OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर इक्वल टू में OB का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर इक्वल टू में OB स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 + 64 इक्वल टू 65, तो OB इक्वल टू में √65, ठीक है जी। ये आ गई मेरे पास। अब देखो, अब इसमें कुछ ऐसे चलो, ये ऐसे है, फ्लाई कुछ इस तरह से है, कुछ टेढ़ी रख यहाँ पे, ठीक है। अब 3D में समझना इसको, मान लो ये भी एक दीवार है, ठीक है, और फ्लाई है कुछ यहाँ पे कैसे 3D में रूम में देखो, अपने एक रूम के कॉर्नर को देखो और वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा जैसे रूम के। अब ये सीलिंग है, ये सीलिंग है, ये यहाँ पे फ्लाई है इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये, और कुछ इस तरह से ऐसे हो गई फ्लाई, यहाँ पे आएगी ऐसे, ठीक है। नीचे वाला डिस्टेंस मुझे ये पता है और ये हाइट मुझे बता रखी है कि कितने नीचे है, ये बोल रखा कि फ्रॉम अदर वॉल 8 मीटर फ्रॉम 9 फ्रॉम द पॉइंट P। ये P से सीलिंग जो है वो है 9, ठीक है। 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर, 9 फ्रॉम द पॉइंट P। हाँ, तो ये तो है 9 और ये वाला डिस्टेंस है मेरा ऐसे जो है वो है √65। मुझे ये फाइंड करना, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लग सकती है, ये ऐसे ऐसे और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया 9 स्क्वायर प्लस में √65 का स्क्वायर इक्वल टू में वो H स्क्वायर। ठीक है जी। 1 मीटर इज फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं, रुको रुको, ये कह रहे हैं अ फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन बॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P कौन सा था, 2 वॉल्स एंड द सीलिंग मीट एट अ पॉइंट P। अच्छा सॉरी, जहाँ ये सब चीज़ मिल रही थी ना, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ये 9 है, ये वाला ये 9 है, ये √65। मुझे अब ये हाइट फाइंड करनी है कि सीलिंग से कितनी नीचे है वो फ्लाई है, जो सीलिंग से कितनी नीचे है। तो ये क्या होती है, मैंने मान लिया H स्क्वायर कि H वो हाइट नीचे होगी, प्लस में ये वाला डिस्टेंस ये होगा, वो क्या है √65 इसका स्क्वायर इक्वल टू में कितना, जो ये डिस्टेंस आया था, ये हाइपोटेन्यूज, ये कितना गिवन है मुझे पॉइंट P से फ्लाई का, वो है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू में 81 - 65 कितना हो जाएगा ये। अच्छा, और एक H स्क्वायर इक्वल टू 16, तो H इक्वल टू 4। समझ आई, मतलब इसको 3D में देखना पड़ेगा तुम्हें रूम को अपने को। एक कुछ इस तरह से देखो, एक रफ फिगर बना के दिखा दूंगा, ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे। अब अंदर सा मान लो यहाँ पे ये है वो पॉइंट P और यहाँ पे कहीं वो है अंदर नीचे की साइड, अंदर भीतर इसके ये फ्लाई है जो, तो इससे डिस्टेंस जो है वो इस दीवार से वो 1 है, इस वाली दीवार से 8 है, और जो ये ऐसे है ये 9 है, अंदर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर थोड़ा चलेगी। ये मुझे ये वाला डिस्टेंस पूछा था कि नीचे कितना होगा हाइट। समझ गए, 3D में चलना पड़ेगा तुम्हें इसमें लेके, तब समझ आएगा ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं हम ये वाला, ये फिर से वही है, DI बोलती हैं इनको तुम, 36 से। अब देखो इस वाले केस को पढ़ो। Eight railway station A, B, C, D, E, F, G, H, I are connected either by two-way passage or one-way passage. One-way passage are from C to A. देखो C to A। अच्छा जी,
C2A, ये तो है वन वे पासेज। और कौन सा था, हाँ C2A, उसके बाद E2G, मैंने मान लिया E2G, ये भी वन वे है, ठीक है जी। उसके बाद है B2F, ये भी वन वे है। D2H, ये D2H, ये भी वन वे है। G2C, G2C, अच्छा तो ऐसे कर लो इसको, यहाँ से C2A ऐसे लिख लो, C2A G2C, ये भी वन वे है। देखो C2A वन वे, E2G वन वे, B2F वन वे, D2H वन वे, G2C और E2C भी वन वे ही है। अच्छा और क्या है, एंड H2G, ये भी वन वे है। अभी तक मुझे ये पता चला सिर्फ, ठीक है जी। अच्छा टू वे कौन कौन से, फिर A2E, ये टू वे है, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। इधर दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे देखो C2A वन वे है, ठीक है जी। C2A वन वे है, E2G वन वे है और B2F वन वे है और D2H वन वे है, सिर्फ वन साइड है, हाँ D2H। उसके बाद G2C भी वन वे है, E2C वन वे है, H2G वन वे है, ये सारे वन वे हैं, ठीक है जी। और टू वे कौन कौन से, A2E, ये जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ये दो एरो का मतलब क्या, गए भी हैं और आए भी हैं, मतलब टू रास्ते हैं आने जाने के। अच्छा जी, उसके बाद 2E, G2B, ये और ये भी टू वे है। अच्छा F एंड D, अच्छा ये भी टू वे है, ठीक है जी। F एंड D एंड E एंड D, अच्छा ये भी टू वे है, ये और ये टू वे है। ये है जी हमारा अब तक रास्ता, ये बनेगा फ्लो चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है जी। अब बताओ, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम C to H, मुझे H तक पहुँचना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू। अब देखो C है, यहाँ से मुझे A के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ आ रहे हैं, यहाँ से मैं E की तरफ जा ही नहीं सकता, वन वे है रास्ता, टू वे है ही नहीं, तो यहाँ से मुझे A से तो जाना ही पड़ेगा, तो A तो कंपलसरी है ही, A लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद A से कहाँ जा सकता हूँ मैं, A से E की तरफ तो मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ से, और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। E से होते हुए तब मैं या तो D होते हुए H तक पहुँचूँ, या फिर G होते हुए B से F, G B F D यहाँ से ऐसे, तो ये सारे से निकल सकता हूँ, या फिर यहाँ से निकल सकता हूँ। तो E तो मुझे कंपलसरीली निकलना पड़ेगा, यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा, तो वो ऑप्शन क्या है, E, कि जहाँ से मस्ट बी पास्ड थ्रू E। ऐसा A और E ही है, A तो है ही है, लेकिन A ऑप्शन में नहीं था, वरना हम A को भी लगा सकते थे। तो अब दूसरा कौन सा है, E। G से ऐसा हो सकता है कि G से निकलना ही पड़े ना, मैं यहाँ से निकलूँगा और D से होते हुए H तक पहुँच जाऊँगा। G को स्किप कर सकता हूँ मैं, B को भी कर सकता हूँ मैं, F को भी कर सकता हूँ, यहाँ से सीधा जाऊँगा H तक पहुँचने के लिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, E, कि E तक तो मुझे पहुँचना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन E। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं, ये इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम F to A विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस, कि एक स्टेशन को एक से ज़्यादा बार तक पास ना करे। अब देखो मुझे F से जाना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कितने रास्ते हैं मेरे पास, क्या मैं B की तरफ जा सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि रास्ता इधर है, B से F है, F से B की तरफ है ही नहीं रास्ता, तो जा कहाँ सकता हूँ, D की तरफ से। तो पहले तो मुझे D पे जाना पड़ेगा, F से D। अब देखो D से कहाँ जाएगा, एक रास्ता तो ये बनेगा, F से D, D से H, H से G, G से C, C से A, तो सीधा सीधा F D, D से H, H से G और फिर G से C, C से A। एक रास्ता ये है कि ये सीधा ऐसे चलता चला जाए, एरो इसकी तरफ ले जाएंगे। दूसरा रास्ता देखो, F से D तक गया, D से कहाँ जा सकता है, E की तरफ,
अब देखो ई से कई रास्ते खुलते हैं इसके लिए। ई से ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले जी की तरफ जाए, फिर सी की तरफ, फिर ए की तरफ, यहाँ से जी फिर सी फिर ए, दूसरा रास्ता ये हो गया। एक और रास्ता ई तक तो सेम है, ई के बाद ई से जाए सी सीधा और फिर ए की तरफ चले जाए, तीसरा ये हो गया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ई से डायरेक्ट सी की तरफ ए की तरफ चला जाए। भाई एक तो रास्ता ये हो गया एफ डी ई ए सीधा, एक यहाँ से आया ई की तरफ, यहाँ से गया 2, एक यहाँ से गया ऐसे जी की तरफ, फिर 3, दोबारा तो नहीं जा रहा कहीं, फिर यहाँ से एक बार एक ये और सीधा यहाँ से ऐसे 4। तो ऐसे कितने रास्ते हो गए? चौथा ये रहा। ठीक है जी, यहाँ तक तो कॉमन ही है। उसके बाद जी सी ए या फिर सी ए या फिर डायरेक्ट ए। तो कितने हो गए टोटल? 4 ऐसे वेज हैं जहाँ से एफ से ए जा सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, इफ़ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज़ क्लोज्ड, जी और सी के बीच में जो रास्ता है उसको कर दिया गया बंद, ये ख़त्म है। अब कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट टू बी पास्ड वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एच टू सी। एच से सी की तरफ जाना है और जी से सी का रास्ता बंद है, तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसको पास करने की ज़रूरत ही नहीं है? अब जो मुझे बताओ, एच से जब सी की से आगे बढ़ेंगे तो किधर जाना पड़ेगा? पहले तो उसे जी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्यों जी की तरफ क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि रास्ता ही वन वे है, यही है। जी से डी, एच से डी की तरफ तो जा नहीं सकता, उल्टा कहाँ जाएगा? जी की तरफ जाएगा। ठीक है जी, तो एच से जी की तरफ गया पहले वो, जी से कहाँ जाएगा? बी, बी से एफ, जी से इधर भी नहीं जा सकता, ये तो रास्ता बंद हो गया। इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि एरो कहाँ है? ई से जी की तरफ, इधर नहीं वापस नहीं आएगा, तो यहाँ से कहाँ जाएगा? बी की तरफ, बी से एफ की तरफ, एफ से डी, डी से ई, ई से सी। ए पे जाने की ज़रूरत पड़ी कहीं भी? कहीं भी ना भाई। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, डी की तरफ, ई की तरफ और डायरेक्ट सी की तरफ, एच से सी पे पहुँच गया, ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला कि ई को पास कर जाएगा, वो ई पे पास करने की ज़रूरत ही नहीं है उसे। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं और कौन सा है। ये देखो, अब देर आर सर्टेन 2 डिजिट्स नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट इज़ ऑलवेज 27। हाउ मैनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर। अच्छा जी, 2 डिजिट का नंबर लिखो 10x प्लस वाई, ये नंबर है। अच्छा, दूसरा रिवर्स करने पे क्या आएगा? 10y प्लस x। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट, इन दोनों का डिफरेंस जो है 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, कितना है? ये हमेशा 27 है। ठीक है जी, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये यहाँ तक ठीक है जी। अच्छा, वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है ना, ये सेम उसके टाइप का नहीं है कुछ, ये वाला जो कराया था हमने 2 डिजिट नंबर, कुछ इस टाइप का ये कुछ ही, हाँ वो 3 डिजिट था। अच्छा जी, हाँ ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये बोल रहे हैं हाउ मैनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर आर देयर, कितने ऐसे मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताओ ऐसे नंबर में क्या करते हैं हम? x और y क्या है? इंटीजर्स है। कहाँ से कहाँ तक? हाँ 1 से 9 तक। 0 नहीं ले सकते, क्यों? 0 अगर आगे आ गया तो वो 1 डिजिट का बन जाएगा, 2 डिजिट का नहीं रहेगा, तो 1 से 9 लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू डालो जिनका डिफरेंस 3 आए। मैंने सबसे पहले x की जगह 9 डाल लिया, तो y क्या होगा? 6, x ये y ये। ठीक है जी, ये या फिर यहाँ पे लिखो तुम x ये और y ये। 9 माइनस 6 3, या फिर 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 3, 5 माइनस 2 और 4 माइनस 1। ठीक है जी, क्या 3 माइनस 0 ले सकता हूँ? मैंने क्या कहा? 1 से 9 तक लेना, 0 लेना ही नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर बन गए? कितने नंबर बनेंगे बताओ, कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर बनेंगे, ना कि इनमें 6 है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा। 3 4 5 ये ऑप्शन में, और हमारे नंबर कितने बनेंगे ऐसे? ये 9 6 को ले सकते हैं हम,
और ये 85 को, 74 को, 63 को, 52 को, 41 को, ऐसे 6 नंबर्स बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं ये वाला नेक्स्ट। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ़ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेज इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। अच्छा जी, ये देखो मुझे 1 से 150 डिजिट्स पेजेस तक की कोई बुक्स प्रिंट करनी है, तो कितनी डिजिट्स प्रिंट होंगे। अब मुझे बताओ 1 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं, सिंगल डिजिट होती है, और नंबर कितने 9, तो 9 ही डिजिट बनेंगी। देखो A1 एक बार हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने नंबर प्रिंट हो गए अभी तक 9। अब बताओ 10 से 99 तक कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। नंबर कितने टोटल 10 से 99, 90 नंबर हैं, और हर नंबर में 2 डिजिट आती हैं, 2 डिजिट आती है 1 1 1 0 1 1 या फिर 7 9 8 6 2, कितने भी हो हर किसी में कितनी है, तो नंबर टोटल 90 है और हर किसी में 2 डिजिट है। तो कितने हो जाएंगे, 180 डिजिट प्रिंट हो जाएंगी होंगी। अच्छा जी अब देखो 100 से 150 तक टोटल कितने डिजिट हैं, कितने नंबर है, 51 नंबर है, और हर नंबर में कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 3 है, 1 0 0 1 2 3, ये सब प्रिंट हो रही हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी 3 153। तो टोटल कितनी होगी ये 153 प्लस 180 प्लस 9, 12 8 9 5 14 1 2 342। तो ऑप्शन बी। समझ आई क्यों, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सिंगल डिजिट थी और ऐसे 9 नंबर थे, यहाँ तक 90 डिजिट्स थी और हर डिजिट में 2 नंबर्स थे, यहाँ पे 51 डिजिट्स थी और हर डिजिट में 3 नंबर्स थे। समझ आई, इसलिए 153 प्रिंट हो रही हैं। तो सबका जब ऐड करोगे जब इसको भी और इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाता 352 डिजिट्स प्रिंट होंगी पेपर पे। समझ गए, ये रहा। अब देखो इसके बाद कहाँ पे मैथ्स का ये सब पैसेज है, ये हमें करना ही नहीं है। ये देखो 48 पे आते हैं हम। 48 क्वेश्चन है। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5% इज 45, एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5% इज 55, देन द वेट ऑफ 5th पर्सन। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, यही होता है। अब ये फॉर्मूला देखो, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9, क्योंकि 9% है। एवरेज कितनी दी हुई है 50, तो एवरेज की जगह 50 डाला, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल मतलब कि 9% का कितना डिवाइड बाय 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 450 क्या हो जाएगा सबका सम, वेट ऑफ ऑल। सबका वेट अभी तक मुझे 450 पता चला है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5% इज 45, तो 45, अब देखो 45 इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 5% डिवाइड बाय 5, तो इसको इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 225 सम ऑफ वेट ऑफ 5%, जो शुरू के 5% है उनका वेट है ये। अच्छा मुझे ये बताओ 9% है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्होंने कहा पहले 5% का वेट है जो वो है एवरेज वेट, ये इनका सबका सम 225 आ रहा है, और इन सबका सम मिला के ये आ रहा मेरा 450। अच्छा, और जो लास्ट के 5 ये बोल रहे हैं लास्ट के जो 5% है उनका एवरेज वेट है 55, तो उनका एवरेज वेट ऐसे निकालूंगा मैं इसी फॉर्मूला में यूज़ करके। कैसे करूँगा 55 इंटू में 5 एवरेज 55, फिर से मल्टीप्लाई 5 करूँगा क्योंकि 5% है, ऑब्जर्वेशन फिर से 5 है, तो उनका सम ऑफ वेट ऑफ लास्ट 5% ये कितना हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 5 70 275। तो ये कौन सी है, ये वाले 5 जो ये है 275। ठीक है जी, शुरू के 5 ये वाले थे
1 2 3 4 5। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये है 225। नेक्स्ट पेज पे करते हैं चलो। देखो 1 प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन सबका वेट 225। अब यहाँ से फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ इन सब का वेट कितना था 275। इन दोनों को ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इक्वल टू 10 7 2 9 10 500। तो अब देखो, और मुझे ये क्या पता था कि एवरेज सबका सम कितना आया था। यहाँ से सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 9 पर्सन का 450। तो मुझे इतना पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 450। अब देखो सॉरी 7 + 8 + 9 ये है 450। अब देखो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। तो मैं इस सब में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 500 माइनस 450 इक्वल टू 50। तो जो फिफ्थ पर्सन है उसका वेट कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना कौन सा बंदा है 5 और कितना वेट ज़्यादा हो रहा है 50। तो वो 50 किसका वेट है, उसी एक्स्ट्रा बंदे का ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 50। तो फिफ्थ पर्सन का जो वेट होगा वो होगा 50। समझ आ गई ये यहाँ पे। अच्छा जी, अब देखो ये इस पे आते हैं हम 49th पे। इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देर आर 4 टेनिस प्लेयर, 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशियोलॉजी, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 3 बैंक एम्प्लॉय, बिमला, कमला एंड बैंक एम्प्लॉयज़। देखो ये मैं पर्सन का नाम लिखूँगा जो जो मुझे पता चलेगा। और मुझे क्या पता है, देर आर 4 टेनिस प्लेयर, यहाँ पे मैं टेनिस प्लेयर लिखूँगा। 4 पोस्ट ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको यहाँ पे लिखूँगा। अच्छा जी, सब्जेक्ट कौन कौन से उसके, ठीक है जी। और जो बैंक एम्प्लॉयज़ है उनको भी लिखूँगा मैं। अच्छा जी, पर्सन देखो मुझे अभी तक पता बिमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉयज़। पर्सन का नाम लिखो, एक तो हो गया बिमला, एक हो गया कमला, ठीक है जी। 6 बंदे, इनको हटाओ अभी तुम, इनके नीचे लिखते चलो। ये हो गया बैंक एम्प्लॉय, ये भी बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या पता मुझे अगला क्या है, वाइल अमला एंड कोमला, एक हो गया अमला, एक हो गया कोमला। ये दोनों क्या है, अमला एंड कोमला। ये देखो अमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड, ये दोनों अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है कोमला एंड निर्मला। कोमला ये रही, निर्मला, निर्मला। नाम तुम्हें यहीं से देखने पड़ेंगे, ये कौन कौन से नाम थे 6। मुझे ये इतना पता बस कि 6 वुमेन है, कौन कौन सी वुमेन है मुझे नहीं पता। तो मैं कौन कौन सी लूँगा, जो ये नाम बता रहे हैं। पहले मुझे बताया बिमला और कमला, उनके नीचे मैंने उनको ये लिख दिया कि वो उसके क्या कर रहे हैं। वो इन्होंने बताया ये दोनों बैंक में एम्प्लॉय हैं। उसके बाद इन्होंने बताया अमला और कोमला है, वो दोनों अनएम्प्लॉयड हैं। फिर कहा कोमला और निर्मला, ये दोनों क्या है, टेनिस प्लेयर। तो ये भी टेनिस प्लेयर है और ये भी टेनिस प्लेयर है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, उसके बाद कह रहे हैं कोमला निर्मला टेनिस प्लेयर, अमला, कमला, कोमला और निर्मला ये पोस्ट ग्रेजुएट है। अमला, कमला, कोमला और निर्मला ये भी ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में। जिसमें से देखो ये भी सोशियोलॉजी, ये भी सोशियोलॉजी, ये भी सोशियो की और ये भी सोशियो की। और इन्होंने कहा ऑफ हुम 2 आर बैंक एम्प्लॉयज़, इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉय हैं। एक तो ये होगी, ये अनएम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयड है, तो बची कौन सी, निर्मला। तो बैंक एम्प्लॉय कौन सी होगी, यही वाली। अब मुझे क्या पता था, अब देखो यहाँ से 4 टेनिस प्लेयर थे, 4 ही पोस्ट ग्रेजुएट थे सोशियोलॉजी में, 1 पोस्ट ग्रेजुएट किस में, कॉमर्स में, 3 बैंक एम्प्लॉय हैं। बैंक एम्प्लॉय मुझे पता चल गया कौन कौन से, बिमला, कमला और निर्मला। तो ये तो ख़त्म हो गया।
सोशियोलॉजी में 4 थे, वो ये रही चारों, ये भी ख़त्म हो गए। टेनिस प्लेयर अभी तक मुझे 2 पता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स का, उसका नहीं पता, और एक अभी तो बंदा ही नहीं पता कौन है। बस 5 ही तो पता मुझे, और टोटल कितने थे? 6 वुमेन थी। तो आगे क्या है? श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, तो वो 6th बंदा कौन सा है? श्यामला। और ये किस में? कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये वाली कंडीशन भी खत्म। और 6 के 6 बंदों के नाम पता चल गए। हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। अब टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय कौन सी थी? ये रही मेरी निर्मला। यही तो है जिसका टेनिस प्लेयर भी और बैंक एम्प्लॉय भी है, तो कौन सी आ गई? निर्मला। आगे समझ में? यही तो है मेरे पास, निर्मला बैंक एम्प्लॉय भी है और टेनिस प्लेयर भी है, तो क्या होगी? ये वाली होगी निर्मला बेरी, जिसके पास दोनों है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम 50th पे। अब देखो P इक्वल टू, देखो एक मिनट, P जो है वो है 40% ऑफ, देखो ये है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं P इक्वल टू 40% ऑफ, परसेंट हटाने का 100, ऑफ का मतलब इंटू A, प्लस में 65% हटाने का 100 इंटू B। ठीक है जी। ऐसे Q जो है 50% हटाने का 100 इंटू A, प्लस में 50/100 इंटू B। ठीक है जी, ये ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, वेयर A ग्रेटर देन B, मुझे ये पता है कि A B से बड़ा है। अच्छा जी, अब देखो मैं क्या करूँ, P माइनस Q कर लो। P माइनस Q जो होगा वो क्या होगा? 65 माइनस 50, 65/100 माइनस, अब देखो ये हो गया B/100, मैंने कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे? 65 माइनस 50। यहाँ से A/100 कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे? 45, 40 माइनस 50, ये क्या हो गया? ये हो गया 15B/100 माइनस 10A/100। ठीक है जी। तो 100 तो इधर गया, या फिर तुम 5 से का ख़त्म ही कर लो इसको। 5 दूनी 5, 5 तिया 5 दूनी 5 दूनी 5, ये। ठीक है जी। तो ये 20P माइनस Q इक्वल टू 3B माइनस 2A। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताओ A ग्रेटर देन B है, लेकिन P माइनस, अब यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है? ये कह रहे हैं कि P A से Q से बड़ा होगा, या फिर Q P से बड़ा होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा? मुझे इतना पता A B से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2A जो होगा वो ग्रेटर देन 2A हो, 2B भी होगा। जब A B से बड़ा है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, 2A ग्रेटर देन 2B। ये भी ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, तो 2B माइनस 2A लेस देन 0, लेकिन मेरे पास क्या है? प्लस B। तो अब वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, क्या मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ? B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, A B से बड़ा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू डालूँ B की वैल्यू, तो हो सकता है ये लेस देन की जगह पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है B ऑलरेडी छोटा हो, नेगेटिव हो 0 से, तो ये और छोटी हो जाएगी। तो वो तो चांसेस कुछ भी है ना, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है कि B पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना पता है कि A से छोटा है, तो वो तो पॉजिटिव में भी हो सकता है छोटा, और नेगेटिव में भी हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है कि ये 5 हो ये 2 हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये 5 ही हो और ये -2 हो, दोनों चांसेस है ना। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर -2 हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर +2 हो गया तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं, लेस देन 0 ना रहेगी, पॉजिटिव हो सकती है। तो क्या कह सकते हैं हम कि नन ऑफ अबव कैन बी कंक्लूडेड विद द सर्टेनिटी, कि कुछ नहीं कह सकते। अगर मुझे ये कंडीशन बता देते थे कि B A एंड B दोनों पॉजिटिव हैं, तब तो मैं शायद कंक्लूड कर लेता, लेकिन जब तक कंडीशन नहीं पता दोनों के बारे में, तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि P ग्रेटर देन Q है या फिर Q ग्रेटर देन P है। समझ आएगी?